चलिए, very good morning. So we have completed this income method yesterday and few numericals were done. Few more numericals I asked you to do with the help of your book, whether solved illustrations or unsolved questions. ठीक है, जो क्वेश्चन आपका नहीं निकलता है, you please tick mark that question. उसका आप मुझे पिक भेज दीजिए कि मैम आई हैव नॉट गॉट दिस आंसर. पर पहले ट्राई करो, ट्राई टू कंसल्ट योर फ्रेंड्स, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके आप देखो, पहले ट्राई करो. अगर नहीं निकलता है देन यू लेट मी नो, तो देन आई विल सेंड द सोल्यूशन. ठीक है, जब हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स, ये वो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी हम करेंगे टुडे वी विल बी डूइंग एक्सपेंडिचर मेथड. तो आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें क्वेश्चंस में वी आर गिवन कि फाइंड जैसे नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड. तो दोनों मेथड इकट्ठे ही होते हैं. तो इसलिए विदाउट आई फेल्ट कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इनकम मेथड ओनली. तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड वी विल बी कवरिंग, तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें दोनों ही निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ द मेथड्स. तो दैट विल हेल्प अस टू सेव अवर टाइम. ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए तो यू कैन डू अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वो तो अपना ही हाथ खुलता है, अपने आप कोई प्रैक्टिस होती है. तो दैट यू कैन डू, यू आर ऑलवेज वेलकम. तो बट जो फॉर्मली हमने करना है, बिकॉज अदरवाइज इफ वी स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस पार्ट ओनली वी वोंट बी एबल टू कवर द सिलेबस. ठीक है, आपके पेपर्स होने हैं, तो तब तक हमने कोशिश करनी है कि हमारा काम हो जाए जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है एज पर द सिलेबस. ठीक है, चलिए जी. सो प्लीज टेक आउट दिस एक्सपेंडिचर मेथड. टुडे वी विल बी एबल टू कवर ओनली थ्योरी पार्ट ऑफ दिस. सो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड पे आने से पहले लेट मी रिवाइज. हमने क्या किया था? वी हैव डन वन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो. If you remember, there are three phases of circular flows. One is the first phase, that is called phase of production. ठीक है, तो based on that phase means stage, we will be doing one method that is known as production method or value added method to measure national income. वो अभी बाद में करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गया प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, विच इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, दैट इज प्रोडक्शन फेज. ठीक है, कि जब प्रोडक्शन की जाती है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. उसके बाद आफ्टर प्रोडक्शन all the factors who have worked for the this manufacturing of that production, all those factors they receive factor income. So that phase is related with generation of factor incomes. So based on that phase we have just covered this method, income method. ठीक है, वो method उस phase के ऊपर based है. Then now after receiving income, what do we do? All the factors they spend that money. ठीक, स्पेंड किस पे करते हैं? दे द फैक्टर्स दे स्पेंड द मनी ऑन द सेम गुड्स एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस्ड. जिनको उन्होंने फैक्टर बन के बनाया था, अपनी सर्विसेज देके जिन चीज़ों को प्रोड्यूस किया था, द सेम फैक्टर्स दे स्पेंड द इनकम विच दे रिसीव्ड ऑन द सेम कमोडिटीज, ऑन द सेम गुड्स एंड सर्विसेज विच वर प्रोड्यूस्ड बाय देम इन द प्रोडक्शन फेज. ठीक है, जैसे हम सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं अपना, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बाद जो हमें इनकम मिलती है, देन वी अगेन फैक्टर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. मतलब चाहे तो वो जैसे लेबर और एंटरप्रेन्योर है तो दे आर ह्यूमन बीइंग्स. और जो दूसरा फैक्टर है लैंड और कैपिटल, दे आर ओन्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. वो तो अपने आप में पैसिव होते हैं. तो सिंस ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड, है ना, इन ए वे फाइनली तो ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स. तो वो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे आर सोशल एनिमल्स, दे हैव टू सर्वाइव, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू लिव, दे हैव टू ईट. जो कितना अपना लाइफ को चलाने के लिए खाना पीना अपना काम होते हैं, तो दे नीड टू स्पेंड मनी. तो वो जो इनकम उनको मिली हुई होती है, दैट इनकम इज स्पेंट किसके ऊपर? ऑन द सेम थिंग्स विच वर प्रोड्यूस्ड बाय देम इनिशियली, जो बनाई हुई थी. ये जरूर होता है कि ये जरूरी नहीं कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो हमने खुद से ही बनाई हो सकता है कोई और दूसरे फैक्टर्स ने बनाई हो. जैसे आप सभी के हाथ में, मेरे हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, तो अब आप क्वेश्चन आ सकता है किसी के भी दिमाग में कि हमने तो नहीं बनाया लैपटॉप, हमने तो नहीं जाके फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की या फ़ोन बनाया या बुक कॉपी जो भी हमारे पास सामान है. ठीक है, तो हमने नहीं बनाया, बट हमारे जैसे और कोई तो लोग हैं जिन्होंने बनाया. वी मे नॉट बी नोइंग देम. हो सकता है ये तमिलनाडु में बनाओ, हो सकता है असम वाली साइड पे बनाओ, दुनिया के किसी भी पार्ट में बनाओ, है ना. तो बट है तो फैक्टर्स ही हैं. तो जो फैक्टर्स बनाते हैं, वो हो सकता है जो हम चीज़ें बना रहे होंगे, हो सकता है वो चीज़ें उनके काम में आने वाली हों.
तो सारे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वी से द फर्स्ट थिंग वी स्टडी इकोनॉमी एज ए होल एंड ऑल द यूनिट्स इकोनॉमिक एजेंट्स, जो भी सारे लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कुछ भी कह लो उसको, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। हम अपने आप में अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो सारा सामान है हम खुद नहीं बनाते, वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स। Similarly, other people need our help. They have to buy, they have to make use of those things which are being produced by us. जो हम बनाते हैं वो दूसरे यूज कर लेते हैं, जो दूसरे बनाते हैं वो हम। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन जो होता है फैक्टर, वो हर एक चीज बनाने में एक्सपर्ट नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाना आता है, अब मुझे कोई कहे कि मशीन के ऊपर कुछ बना दो, आई विल नॉट बी एबल टू डू, है ना। आप अभी बच्चे हो, आप अभी तो पढ़ रहे हो, जब आप काम करोगे तो जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज होगी आप उस फील्ड में तो काम करोगे, बट वी कैन नॉट बी द एक्सपर्ट्स इन ऑल फील्ड्स। तो ऐसे ही जिसका जो जो स्किल होता है वो सब अपनी अपनी चीज़ बनाते हैं, अपनी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय अदर्स। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लें, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा है बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी तो कोई टीचर्स ने पढ़ाया ही होगा, मुझे या मतलब बाकी के टीचर, उनको भी तो कई और लोगों ने पढ़ाया होगा। दैट इज़ वाई वी हैव बीन एबल टू लर्न एंड टीच। ऐसे ही जब आप पढ़ लोगे तो आप भी आगे कोई काम करोगे तो आपको पढ़ाने वाले कोई और लोग हैं, बट योर सर्विसेज विल बी यूटिलाइज्ड बाय सम अदर पीपल, है ना। जो आप काम करोगे तो वो जो फायदा है उसका, आपकी सर्विस का, आपके काम का फायदा, तब तक हम लोग तो ओल्ड हो चुके होंगे, इतना कोई ज़रूरतें नहीं होती है ना, ओल्ड एज में तो मतलब थोड़ा सा कम ही होता है। तो वट एवर एनी हाउ, तो जो आप काम करोगे उसका फायदा विल बी यूज्ड बाय सम अदर पीपल इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी। तो ऐसे ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वट एवर इनकम वी रिसीव दैट इज स्पेंट बाय द फैक्टर्स ऑन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन फेज। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो एक्सपेंडिचर मेथड है हमारा, इसमें क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स दैट मेथड इन विच वी ट्राई टू मेजर नेशनल इनकम with the help of final expenditures incurred on the gross domestic product at market price. फिर से सुनो मैंने क्या बोला, this expenditure method is that method with the help of which we try to assess या measure, काउंट करने की कोशिश करते हैं, we try to estimate या measure national income with the help of final expenditures, किसके ऊपर, with the help of final expenditures on, क्या ऑन किसके ऊपर, ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या था, वो प्रोडक्शन ही होती है एक साल में, वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी। तो फाइनल एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड बाय द पीपल ऑन दैट जीडीपी एट एमपी, तो उन सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को वी हैव टू ऐड एंड लेटर ऑन नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड टू मेक दैट जीडीपी एट एमपी एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर से सुनो, लंबी चौड़ी लाइन है, घबराना नहीं, आराम से सुनिए, आंखें बंद करके भी सुन सकते हो। आई एम सेइंग, according to this expenditure method, national income is measured as the final expenditures on GDP at market price। ठीक है, पहले जीडीपी के ऊपर जो खर्चा किया जाता है पहले उसको काउंट कर लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं। आफ्टर दैट आई एम सेइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड टू कन्वर्ट दैट जीडीपी एट एमपी इनटू नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब ये दो हिस्से हो गए, पहले हमने कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंडिचर मेथड, विद द हेल्प ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद फिर देखना है कि जीडीपी एट एमपी को क्या किया जाए कि वो बन जाए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको सब पता है, एग्रीगेट्स में हम लोग कर चुके हैं, नथिंग डिफिकल्ट, बट अटेंशन इज रिक्वायर्ड। नाउ अब एक वर्ड आया बीच में, जीडीपी का तो आपको पता ही है। नाउ न्यू वर्ड विच हैज कम इन दिस डेफिनेशन, दैट इज फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, सो लेट मी शो द स्लाइड ऑल्सो, जस्ट ए सेकेंड। यस, ये थ्योरी पार्ट का ही है, तो आई टोल्ड द मीनिंग। अब उसके बाद है, यू कैन सी इन द बुक, स्टेप्स फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, स्टेप्स क्या है, यहाँ जो बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, एक ही बात है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, या सीधे ही हम लिख सकते हैं स्टेप्स भी क्या क्या चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ
इकोनॉमिक यूनिट्स और सेक्टर्स इंक्रिंग दिस फाइनल एक्सपेंडिचर, कि कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कौन से इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, विच आर द इकोनॉमिक यूनिट्स हु इनकर एक्सपेंडिचर। इनकम मीन्स INCUR, इनकर मतलब करते हैं, खर्च करते हैं। तो 4 सेक्टर्स आर देयर। ठीक, अब हमने यहाँ पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर के एंगल से नहीं लेना है। अगर तो प्रोडक्शन वाला होता है तो जैसे वी हैव डन इन इनकम मेथड, तो उसमें तो वी सेड प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, वो प्रोडक्शन के एंगल से है। ठीक है, अब यहाँ पर है वी हैव टू फाइंड दोज सेक्टर्स विच डू द स्पेंडिंग, विच इनकर द एक्सपेंडिचर, खर्च कौन करता है, उस एंगल से देखना है हमने। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर, अब आपको नाम से तो पता ही है, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब दैट सेक्टर विच प्रोवाइड्स इट्स फैक्टर सर्विसेज टू अदर सेक्टर्स, फर्म सेक्टर या प्रोड्यूसर्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, दैट इज हाउस होल्ड। ये हमने बिगनिंग में किया हुआ है। सेकेंड होता है फर्म्स और प्रोड्यूसर सेक्टर, means that sector which by making use of the services of factors provided by this household sector, so producer sector manufactures goods and services, जो चीज़ें बनाते हैं by making use of factor services provided by this first one household जो provide करता है, तो producers production करते हैं। सीधे वर्ड्स में प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है इट प्लेज डबल रोल, ये आपने ध्यान में रखना है। वन रोल इज ऑफ जनरल गवर्नमेंट एंड वन रोल इज गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जनरल गवर्नमेंट का व्हाट इज द ड्यूटी या फंक्शन, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ दिस जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट के काम होते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, to take care of the administration of the country, to take care of police, judiciary, कंट्री में स्मूथली सब काम चलते जाएं, जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, भी जो आम जनता को कंट्री को चलाने के लिए वट एवर एफर्ट्स आर डन, दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, वेलफेयर गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। सेकेंड गवर्नमेंट का एक रोल जो सेकेंड है दैट इज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आपने देखा होगा कई बार नाम हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट भी एज एन एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट भी करती है, काम करती है। या बेटे वीडियोस ऑन कर लो थोड़े से, अनिरुद्ध को तो नींद आ रही है, वीडियो ऑन कर लें थोड़ा सा। चलो, तो सेकंड होता है ये क्या बता रही थी मैं, हाँ, गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर। तो जब गवर्नमेंट अपना स्टार्ट करती है कोई काम, कोई अपनी एंटरप्राइज कोई काम में इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई किसी प्रोडक्शन को शुरू करते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट एक्ट्स एज एन एंटरप्रेन्योर। तो गवर्नमेंट उस तरह का भी जब प्रोडक्शन करते हैं, बिजनेसमैन की तरह बिहेव करते हैं, अपना सामान बना के बेचना होता है, तो देन गवर्नमेंट प्लेज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बट जब गवर्नमेंट का काम होता है लोगों की वेलफेयर करना, कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, जनरल डिफेंस करना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना, तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट प्लेज द रोल ऑफ ए जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के दोनों रोल्स हम करेंगे इन दिस गवर्नमेंट सेक्टर। देन लास्ट वन तो आपको पता ही है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW लिखा हो तो इसका मतलब रो नहीं है, कॉलम और टेबल वाली रो नहीं, यहाँ पर रो का मतलब RO मीन्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मीन्स फॉरेन सेक्टर। Why do we need foreign sector? Because in the modern times, no country of the world can remain in isolation. We need the help of others. ठीक है, तो how is that? How does that help take place? In the form of exports and imports. Many things we buy and many things we sell. We need to sell excessive production in of our country, and we need to buy those things which are in less quantity in our country. तो दोनों तरह की ज़रूरत होती है, तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा काम होता है कि ये सेक्टर्स का हमें मीनिंग पता हो, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वही उसी को मैंने रिपीट किया है। नेक्स्ट इज यहाँ पर जो आपकी बुक में यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, जो लिखा हुआ है ना कंपोनेंट्स, तो नाउ ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, या आप लिख सकते हो कंपोनेंट्स, बुक में ये नाम से दिया है, सेम ही बात है। नाउ फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, अब ध्यान से समझना है आपने। अच्छा, अब आप कोई भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप बताइए कि हम जो आम लोग हैं, आप, मैं, हम सबकी फैमिलीज, हम क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है? एनीवन कैन अनम्यूट। प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट में है ना?
कोई जिनके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो बच्चे ना बोलें, बाकी जो आम प्राइवेट सेक्टर में अपना किसी प्राइवेट जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं, या अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है, कुछ भी अपना काम है, ठीक। तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो दिस इज ऑल्सो ए प्राइवेट जॉब, आपके कोई शॉप है तो ये भी प्राइवेट काम है। तो इसका मतलब हो गया, पहला हमने वर्ड हुआ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मीन्स प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ही लेना है हमने। वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू द पीपल हु आर विद गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट वाले में जो भी आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो भी हैं, उनको नहीं लेना, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के। अब आता है फाइनल कंजम्पशन। फाइनल का मतलब आपको याद होगा, अर्लियर वी हैव डन वन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड दिस इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे हमने वी हैव टू कंसिडर ओनली फाइनल गुड्स। मतलब अब वो फाइनल गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो हो सकता है कंजम्पशन गुड्स, इधर दोज कैन बी इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो जब हम आम लोग हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वी पीपल आर बाइंग ओनली कंजम्पशन गुड्स, जाते हैं पैसे खर्च किए मार्केट से, वी बाई समथिंग, आ जाते हैं घर आके यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। किन चीज़ों के ऊपर? ऑन फाइनल गुड्स ओनली। हम इंटरमीडिएट चीज़ें नहीं बाय करते हैं। ब्रेड लेने जाना है तो उसको बेकरी वाले को ये नहीं कहते कि आटा दे दो, घी दे दो, उसमें ब्रेड में जो कुछ पड़ता है यीस्ट वो दे दो, हम कुछ नहीं कहते, हम जाके ब्रेड का पैकेट ही लेते हैं, मतलब फाइनल गुड लेते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के पीपल वट एवर दे स्पेंड ऑन दिस फाइनल गुड्स, दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप देखो आपकी बुक में दो वर्ड आए हैं, एक लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। तो अभी वट एवर आई टोल्ड दैट इज रिलेटेड टू हाउस होल्ड, आम जनता, आम लोग, ठीक। दूसरा लिखा है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स। अब ये क्या होता है? प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक। अच्छा, अगर तो कोई, आप सोच के बताइएगा, कोई भी बच्चे अनम्यूट कर सकते हैं। जो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई भी अगर अपना कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कोई इंस्टीट्यूशन को कुछ भी अपना कोई काम स्टार्ट करता है, अगर तो वो इस पर्पज से दे आर स्टार्टिंग कि वी हैव टू अर्न प्रॉफिट, फिर तो वो कौन सा हो जाएगा? बिजनेस वेंचर होगा। जब हम हमारा पर्पज ही है प्रॉफिट कमाना, इनकम कमाना, तो फिर हम उसको कोई सेवा वाला काम तो नहीं कहेंगे, कोई चैरिटी नहीं कहेंगे, वो तो अगले का बिजनेस ही हो गया। तो हम जैसे हम सारे कुछ ना कुछ अपना करते हैं कोशिश की प्रॉफिट कमाने की, तो वो उसको नहीं लेना है। यहाँ पर है नॉन प्रॉफिट, तो इसका मतलब ऐसी संस्थाएं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कोई सोशल सर्विस वाली कोई अपना कोई कमेटी बना लेते हैं, कोई लोगों का भला करने के लिए कोई कोई ना कोई अपनी संस्था सी बना लेते हैं, चैरिटेबल सी, भाई जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इट्स पर्पस इज ओनली टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द हाउस होल्ड, आम सोसाइटी के जो लोग हैं, घर है, लोगों में लोग रहते हैं, उनकी मदद करना, विदाउट पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर कॉल्ड, क्या लिखा है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आमतौर पे फिर वो क्या हो जाएंगी? सोशल सर्विस वाली ऑर्गेनाइजेशन, या हम कोई चैरिटी वाली जो कोई भला करते हैं, मतलब कुछ भी सोसाइटी के भले का कोई काम करते हैं। जैसे आपने कई बार ही देखा होगा, कोई बस स्टैंड के ऊपर, कोई रेलवे स्टेशन पे कुछ पानी का कोई टैप्स लगवा देते हैं, कोई पंखे किसी जगह लगवा देते हैं, कोई जैसे छबील ही लगा देते हैं, और नहीं तो कोई लंगर लगा देते हैं। तो अब वो खर्चा तो कर ही रहे हैं ना, परचेज तो किया ही है उन्होंने भी सामान, बट उनका पर्पस कोई प्रॉफिट कमाना नहीं था, वेलफेयर करना ही था, भला करना था लोगों का। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तो अब जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट वाली, वो भी सामान तो खरीदते ही हैं, वो हवा में से तो कोई मैजिक से तो चीज़ें नहीं बनेंगी, दे ऑल्सो नीड टू बाई समथिंग। जैसे एक अपने आसपास के ही देते हैं, जैसे लंगर लगाना है, ठीक है। तो वो सामान जो खाना पीने का लेके आए हैं, उन्होंने तो कहीं से तो परचेज किया ही है ना, तो वो अपने आप से तो नहीं बन गया था कोई जादू से, परचेज किया है, इसका मतलब वो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फिर मान लो उन्होंने किसी जगह अपना ऑफिस बनाया हुआ है, कोई छोटा मोटा कोई बैठने की जगह, जहाँ मिलके वो कमेटी के मेंबर्स दे वुड बी सिटिंग डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। तो वहाँ कोई टेबल चाहिए, चेयर, कुछ पेन पेंसिल, कुछ कॉपी डायरी पेपर कंप्यूटर, कुछ भी सामान चाहिए जो ऑफिस में चाहिए, तो वो सामान भी दे आर परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो वो उनका भी जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो एंटिटीज का सामान आ गया इसमें, एक हाउस होल्ड जो हम आम लोग हैं वो, प्लस जो आम लोगों का भला करने के लिए या उनकी चैरिटी के लिए या उनकी सर्विस के लिए जो नॉन प्रॉफिट वाले इंस्टीट्यूशंस लोग बना लेते हैं, कोई कमेटियाँ, कुछ भी संस्था,
आप उसको कुछ भी कह सकते हो, तो उनका भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी कंजम्पशन करते हैं, दे ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, चाहे बाद में उससे उन्होंने लोगों के वेलफेयर में लगानी है, बट स्टिल दे स्पेंड मनी, ठीक। तो दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड किया जाता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि किस तरह की, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर परचेज्ड बाय देम, क्या खरीदते हैं वो। तो अब आपको पता है कंजम्पशन गुड्स कितनी टाइप की होती हैं, आपको याद होगा पीछे हमने किया था, कैन एनीवन टेल, कोई बच्चा बता सकते हैं? एक तो वीडियो नहीं चलाते हो आप, हैं, मैं किसका नाम लूं, हु कैन टेल, किस कितने टाइप की होती हैं कंजम्पशन गुड्स? नो वॉलंटियर, चलो फिर मैं ही बोलती हूँ। आपको याद होगा कंजम्पशन गुड्स कैन बी ड्यूरेबल गुड्स, कैन बी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कैन बी पेरिशेबल गुड्स, सिंगल टाइम यूज गुड्स, कैन बी सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आना है ड्यूरेबल गुड्स, देखो आप नीचे लिखा हुआ है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का ही अदर नेम है पेरिशेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इनकी डेफिनेशंस आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट बिकॉज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ एक काम करना है इसमें, ड्यूरेबल गुड्स में वी डू नॉट हैव टू इंक्लूड दिस हाउस, जो होता है रेजिडेंशियल हाउस, जो घरों में हम रहते हैं, सिर्फ हाउस, अदरवाइज तो इट इज़ ए वेरी मच ड्यूरेबल गुड, बट इसको हमने आगे लेना है, इन्वेस्टमेंट वाले में लेना है, यहाँ पर हमने नहीं लेना। मतलब जो जिस घरों में हम रहते हैं, बिल्डिंग को छोड़ के बाकी की सारी जो भी घरों पे हम यूज़ करते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, वट एवर वी यूज़, वो सारी आ जाएंगी अंडर दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने मार्केट जाके टेबल फैन परचेज किया, कूलर परचेज किया, अपने कपड़े परचेज किए, खाने पीने का सामान परचेज किया, आपने कोई, आप समझ लो बीमार पड़ गए तो डॉक्टर के पास चले गए, उसकी सर्विस को यूज़ किया, ट्यूशन पढ़नी है तो टीचर की सर्विस को यूज़ किया, बैंक गए तो बैंक पर्सन की जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सर्विस को यूज़ किया, ठीक है। ये सारे जो खर्चे हैं दे विल कम अंडर दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप नाउ दिस वुड बी क्लियर, मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। नीचे एक लिखा हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में जो डॉटेड पॉइंट है, सो PFCE नहीं लिखना आपने, लिखना लिख भी सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, PFCE मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू व्हाट इज रिटन, कौन कौन से टू एक्सपेंडिचर्स का सम, वन इज एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड प्लस एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस विच सर्व हाउस होल्ड सेक्टर पीपल, मतलब वो सर्विस किसकी करते हैं, किसके भले के लिए काम करते हैं, हाउस होल्ड के फायदे के लिए ही काम करते हैं वो। सेकेंड एक पॉइंट, इसको आप जरा टिक लगाइए, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बुक में दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर includes expenditure incurred by normal residents whether in domestic territory or abroad, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने जिन लोगों की बात कर रहे हैं, दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जिसकी बात हो रही है, जैसे हम सारे हैं, तो हम सब की बात हो रही है, वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर है, ये इस मेथड में ये मान के चलते हैं कि एक्सपेंडिचर इज टू बी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री, उसको हमने लेना है। अब जैसे आप या मैं कहीं मान लो कुछ दिनों के लिए किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं घूमने के लिए, या वैसे अपने कोई रिलेटिव को मिलने के लिए, कुछ भी फॉर एनी रीज़न, 15-20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद वापस आ गए, तो जो हमने वहाँ पे खर्च किया होगा वो खर्च को भी इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स खर्चा कहीं भी करें, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, उसको भी स्टडी करना है, उसको इंक्लूड करना है। यहाँ पर हमने जगह को नहीं देखना, हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स को देखना है कि वो खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप फॉरेन जाके आप वहाँ को शॉपिंग करते हो, कुछ परचेज करते हो, आपके खर्चे को इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरली जो दूसरे कंट्रीज़ के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन पर्सन है, वहाँ के हैं नॉर्मल रेजिडेंट, वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, कुछ भी फॉर एनी रीज़न, 2-4 महीने रह के चले जाते हैं, मतलब यहाँ परमानेंटली नहीं आते हैं, तो वो जो खर्च करेंगे दैट इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड, वो उनके कंट्री का खर्चा होगा। बट जो हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बाहर जाके खर्च करेंगे, उसको हमने प्लस करना है, उसको हमने कंसिडर करना है, बट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उनको हमने कंसिडर नहीं करना है। तो जब कंसिडर नहीं करना है, इसका मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करना है, अपने वाले लोगों के एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, ठीक। इसमें कोई घबराने वाली, कोई क्रैम करने वाली बात नहीं है, एज सून एज वी डू द न्यूमेरिकल्स आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे।
कुछ इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में अब यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट वाला रोल आएगा, जो जनरल गवर्नमेंट वाला रोल है, ठीक है, वो वाला आएगा। जब गवर्नमेंट एक्ट्स एज एन एंटरप्रेन्योर, वो आगे वाले पॉइंट में आएगा। यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग ओनली द फर्स्ट रोल, दैट इज ऑफ जनरल गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट कितने सारे काम करती है, गवर्नमेंट परचेजेज सो मेनी थिंग्स, कितना सामान परचेज करती है, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए हो, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए हो, वट एवर इज परचेज्ड बाय, कोई मान लो पुलिस की गाड़ियां हैं, कोई डिफेंस का कोई वेपन्स है, कोई जैसे अभी ये कोरोना टाइम में कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है लोगों के भले के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, वो सारा खर्च कहाँ पर आएगा, ये गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट बाय करती है फाइनल गुड्स को, जो कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं, तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। यू कैन सी क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जनरल गवर्नमेंट का मतलब जैसे मैंने बताया, दैट इज जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वेलफेयर के काम करती है, यूटिलिटीज देने का काम करती है, तो वो सारा जो खर्च है उस पर गवर्नमेंट का भी तो पैसा खर्च होता है ना, फ्री में तो कोई नहीं बनता है कुछ भी, तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू स्पेंड, तो वो कहलाएगा ये वाला खर्चा। उसके बाद है, नीचे लिखा ही हुआ है कि गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है विदाउट द मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, तो जनरल गवर्नमेंट। नीचे एक दिया हुआ है सेकंड, ये देखिए जरा, एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक। तो यहाँ देखिए दैट इज इक्वल टू इमीडिएट कंजम्पशन, सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय, यहाँ जो इंटरमीडिएट लिखा बेटे वहाँ पर करेक्शन करिए, यहाँ पे फाइनली आएगा, यहाँ इंटरमीडिएट वर्ड नहीं होना चाहिए, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। फाइनल कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट प्लस डायरेक्ट परचेजेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है, तीन चीजें आई हैं इसमें, तीन तीन या चार, चार कह सकते हैं। एक तो है गवर्नमेंट जो फाइनल कंजम्पशन करती है, फाइनल कंजम्पशन का मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए मान लो चेयर्स चाहिए, टेबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पुलिस के लिए जीप चाहिए, कोई मिनिस्टर्स के लिए कोई कार चाहिए, कोई भी डिफेंस के लिए कोई सामान चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ये सारे खर्च कर रही है, यहाँ लोगों की भले, जैसे ये अभी पीछे आपने सुना ही होगा कितने 7-8 महीनों तक गवर्नमेंट ने फ्री राशन प्रोवाइड किया, तो वो भी गवर्नमेंट ने तो परचेज ही किया ना, उनका तो खर्चा ही हुआ है, ऐसा सारा खर्चा। फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग ये है, गवर्नमेंट कंजम्पशन जो लिखा है फाइनल कंजम्पशन, इंटरमीडिएट वर्ड इज रॉन्ग, ठीक। प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट मीन्स ऑल दोज पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर, दे ऑल्सो रिसीव सैलरीज। आप में से जिन बच्चों के पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, गवर्नमेंट किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो जो उनको सैलरी मिल रही है, तो हमें तो सैलरी मिल रही है, बट गवर्नमेंट के लिए तो वो खर्च ही है। तो कितने सारे करोड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सारे डिपार्टमेंट्स को मिला दें तो काफ़ी सारे लाखों में जाते हैं। तो वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ पर हम सेंटर की बात ही कर रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे रेलवेज़ के एम्प्लॉइज़ हैं, तो या फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो आगे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर्स हैं या छोटे लेवल के ऑफिसर्स हैं, प्यून्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, है तो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉइज, तो उनको जो सैलरी दी जाती है, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का खर्चा है, ठीक। उसके बाद लिखा है डायरेक्ट परचेजेज फ्रॉम अब्रॉड, तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट की दूसरे कंट्रीज में, ये पहले लेसन की बात है, तो अदर कंट्रीज में जो हमारी एम्बेसीज हैं या हमारा कोई कॉन्सुलेट कोई ऑफिस है, तो वहाँ पर जो सामान चाहिए फॉर द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द दैट एम्बेसी और कॉन्सुलेट ऑफिस, तो वो सामान गवर्नमेंट उसी कंट्री से परचेज कर लेते हैं। जैसे इंग्लैंड में मान लो इंडियन एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी में जो ऑफिस बनाया है, दफ्तर बनाया है, वहाँ कोई बैठने के लिए, कोई गेस्ट के लिए कोई सोफे रखे हैं, कोई चेयर, कोई फर्नीचर रखा है, कोई कंप्यूटर्स रखे हैं, तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे अरेंजमेंट किया है, तो वहाँ जो भी है वो परचेजेज इंग्लैंड से ही की जाएंगी ना। ये तो नहीं है कि पहले शिप भर के यहाँ इंडिया से वो सारा सामान लेके जाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत लेके भी जाए, जो पेपर वर्क है वो तो होता ही है, बट अदरवाइज जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो ऑफिस में काम में आती हैं, दे वुड बी परचेज फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। तो जो उन्होंने वहाँ खर्चा किया, ये उसका मतलब है डायरेक्ट परचेजेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर
किसके लिए? फॉर एम्बेसीज ऑफिस, फॉर कॉन्सुलेट ऑफिस, उनके लिए। तो वो खर्च भी कौन कर रहा है? दैट इज ऑल्सो डन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है? इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट ही है, हमारी गवर्नमेंट कोई बाहर की नहीं है, हमारी ही है, अपनी कंट्री की है, ठीक है। ऐसे ही जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, उनकी जो इंडिया में एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट ऑफिस हैं या कोई और ऑफिस है, तो वो भी आके यहाँ पर इंडिया से सामान परचेज करते हैं। तो मतलब अब हमारा कंट्री उनको सेल कर रहा है, ठीक। जो हमने बाहर परचेज किया था वो, उसके लिए तो वर्ड वी आर यूजिंग डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। तो सिमिलरली व्हेन फॉरेनर्स आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, अपने दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, जो भी वो परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए वो सेल है। किसको? सेल टू फॉरेनर्स, ठीक है। हम फॉरेनर्स को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको कर देना है माइनस। और जो हमने परचेज किया था, हमने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने अपने किसी भी ऑफिस के लिए, दैट इज टू बी इंक्लूडेड, उसको कर लेना हमने इंक्लूड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा डिटेल में इस करके बता रही हूँ क्योंकि एक बार आपको आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी की चीज़ें ईजी हो जाती हैं फिर। तो नाउ इट्स गोइंग टू बी ओवर ऑल्सो, हार्डली 1 minute इज लेफ्ट, सो लेट मी स्टॉप माई रिकॉर्डिंग।